नवाजा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पहली मरतबा गुजरात में चुनाव लड़ी। 28 दिन के वक्फे में हम पूरा चुनाव लड़े और हमको 24 जगह पर कामयाबी मिली। आप अंदाजा लगा सकते हो इस बात से कि कितनी मोहब्बत लोगों के दिलों में जमात के साथ थी कि लोगों ने दुआओं से नवाजा, मोहब्बत से नवाजा, लोग उतर के आए, वोट दिया, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया। आज बल्दिया में कॉर्पोरेशन में हमारे उम्मीदवार गए हैं, काउंसिलर गए हैं, बात करते हैं, काम करते हैं लोगों। यह है मजलिस का करिश्मा। अगर 28 दिन में हम 24 लोगों को चुनकर कॉर्पोरेशन में भेज सकते हैं तो मैं सिद्धपुर की आवाम से, पूरी गुजरात की आवाम से एक सवाल करूंगा कि आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, उसको 8 से 9 महीने बाकी है। क्या 8 से 9 महीने में हम 20-25 एमएलए चुनकर गुजरात की असेंबली में नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं ना? और इंशाअल्लाह भेजेंगे हमको, अल्लाह की जात से पूरा यकीन है। हमारी नीयत साफ है। आज तक 70 बरस से ज्यादा वक्त हो गया, आपने, हमने, तमाम ने, गुजरात की आवाम ने हर पार्टी को वोट दिया। सेक्युलरिज्म के नाम पर पार्टी आपके दरवाजे पर आई, उम्मीदवार आपके दरवाजों पर आए, गुजरात की आवाम से रिक्वेस्ट किया, हमको वोट दो, हम आपके लिए काम करेंगे, हम एजुकेशन में काम। वोट दिया हमने इनको, इन्होंने हमारा वोट लिया, इक्तदार की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मैं छाती ठोक कर बोलूं क्या हमने इस उम्मीदवार को जिताकर असेंबली में भेजा था और इन्होंने हमारे डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया? कहीं मुझे नहीं दिखा। मुझे तो हैरान हुआ जब सूरत के अंदर जब हम गए थे कल और पता चला कि सूरत में आज एक ना कोई मुसलमान एमएलए है, ना कोई मुसलमान कॉर्पोरेटर है। तो क्या गुजरात की आवाम में कोई ऐसे लोग नहीं मुसलमान में कि जिनको पावर है, जो जा सकते हैं असेंबली में आवाज बुलंद कर सकते हैं, तो जा सकते हैं कॉर्पोरेशन में आवाज बुलंद कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई गुजरात में इनको नहीं दिखा? क्या है बहुत सारे, लेकिन ये चाहते नहीं कि हम आगे बढ़े। अगर ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़े तो आज गुजरात में भी मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता। आज गुजरात में भी वो डेवलपमेंट होता मुसलमानों का, वो डेवलपमेंट होता दलित भाइयों का, वो डेवलपमेंट होता माइनॉरिटीज का। अगर ये चाहते हैं तो, लेकिन ये कभी चाहे नहीं, क्योंकि इनका हमेशा से मंशा एक ही है, वोट तुम्हारा, राज हमारा। वोट लिया हमारा, मगर सत्ता में आने के बाद सब भूल गए। मैंने तो मेरी जानकारी के मुताबिक 4-4 साल हो गए, कोई अब तक आपके दरवाजों पर नहीं आया, पुरसाने हाल ले रहे आपका कि क्या हाल है हाजी साहब, आपने मुझे वोट दिया था, मैंने आपसे दरखास्त किया था, आपने मेरी दरखास्त को सुन के वोट दिया, कुछ काम है मेरे लायक? कोई नहीं है आप। अरे रहने दो, बत्ती बुझेगा कुछ भी, अब क्षमा चलाने का टाइम आ गया। अरे अंधेरे कर दो, माइक बंद कर दो, लेकिन फिर भी वारिस पठान की आवाज में इतनी ताकत है कि बिना माइक से इनको देखे बंद कर मेरी आवाज में। कौम का दर्द है, मिल्लत का दर्द है। पता क्या जरूरत पड़ी थी असदुद्दीन ओवैसी साहब को? हैदराबाद तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह 3 टर्म के एमपी है, 3 टर्म के एमएलए, 52 बरस से सत्ता में है। जहां से एमपी खड़े होते सामने वाला कोई अपनी डिपॉजिट नहीं बचा सकता। 7 हमारे एमएलए है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल है। ऐसे अस्पताल के आपके पूरे गुजरात में कहीं नहीं हुआ ऐसा अस्पताल है, और वहां पे इलाज सिर्फ हमारा मुसलमान भाई नहीं देता, हमारा हिंदू भाई, हमारा दलित भाई भी आकर इलाज देता। ऐसी जगह को वहां से जीतते हैं। अल्लाह ने नाम दी, इज्जत दी, दौलत दी, शौहरत दी, मगर फिर भी क्यों निकल पड़े गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा साहब कह रहे हैं कि मुझे लगता है मेरी जवाबदारी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाऊं और जो मेरी कौम इतने सालों से
बच्चों की बातों में आकर वोट दी, मगर उनका कुछ नहीं हुआ। मैं जाकर उनको जगाऊं, उनको उनका हक दिलाऊं, उनका हक दिलाने के लिए गांव गांव शहर शहर जाके, वरना अगर हैदराबाद में रह जाए तो राजाशाही जिंदगी की। और मैं आवाज से सिर्फ यहाँ पर बोल चल नहीं दे रहा, मुंबई की भाषा में बोल रहा हूँ। आपने अपने सबको देखा है कि किस तरह से आपने हमारे कायदेदार मुद्दे पर आवाज उठाई। हमारी शरीयत में मदाखिलत की बात आ गई थी, ट्रिपल तलाक का कानून था। देखिए, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकेगा, हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर कोई मदाखिलत करेगा तो मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं। हमारी शरीयत में बात आई, ये नाम निहाल सेक्युलर पार्टी के एमएलए एमपी सब दे रहे हिंदुस्तान में। कौन खड़ा हुआ बात कर रहे? कोई गाड़ी की ट्रैफिक में लेट हो गया, तो कोई कैंटीन में चाय पीने चले गया, तो किसी को हाई कमांड ने ऑर्डर दिया कि आप इस पे नहीं बोलिए। मगर वाकई में कोई वाहिद एक शख्स आपके और हमारी शरीयत बचाने के लिए अगर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ और नरेंद्र मोदी की सरकार की आंखों में आके डालकर बात किया, तो वो कोई और नहीं, मेरा अपना सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मुझे फख्र है कि मैं ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं कि जिसका सदर ये भाजपा वाले 350 के ऊपर है ना। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तो खाली थोड़ी है, मगर फिर भी 2 पूरों के पूरे के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। खुदा है और हमारा कोई हाई कमांड नहीं है जिसकी हमको इजाजत मिले। आपकी अपनी जमात है, आपकी अपनी पार्टी है। हम अगर आपके पास आकर ये बोलते हैं कि हमको वोट दो, हम आपके लिए फला फला काम करेंगे, आप हमको वोट देते, हम जीत के असेंबली में जाते हैं, कॉर्पोरेशन में जाते हैं, तो हमारे दिल में ये है कि अगर इसने हमको जिताया है, अगर इन लोगों ने हमको मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजा है, और अगर मैं इनका काम नहीं करूंगा तो मेरा हाई कमांड तो अल्लाह सुब्हान व तआला है, मुझे तो उसके सामने सर झुकाना है। क्या जवाब? आखिरत है ना, ये दुनिया हमारे लिए तो सिर्फ एक टाइम। आखिरत में मुझे हाजी साहब पकड़ेंगे, वारिस भाई आपने ये कहा था, हमने वोट दिया, आपने क्या किया हमारे। ये खौफ है खुदा हमारे दिल में। इसीलिए हमको लोग मोहब्बत से नवाजते हैं, दुआओं से नवाजते हैं, जीत के भेजते हैं, तो हम लोगों का काम करने में यकीन रखते हैं। दुनिया आएगी, चले जाएगी, आखिरत में हिसाब देना है। और इसी चीज लेकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, हर तरफ हम जा रहे हैं। आप देखिए, बिहार में हम गए, सिर्फ एक जगह पर हम लड़े, सीमांचल। 5 एमएलए हमारे जीत कर आ गए सीमांचल। 5 एमएलए आज बिहार में। हम जब असेंबली में जाते हैं, सीमांचल बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि वह हम लोग है ना, माइनॉरिटी वाले। आज बिहार की असेंबली में आवाज गूंजती है, सीमांचल की आवाम का इंसाफ हो, ये आवाज बिहार के अंदर गूंजती है। क्यों? कि आप ही जैसे भाइयों ने, आप ही जैसे बुजुर्गों ने, मेरी माँ बहनों ने हमको वोट दिया, हमको जिताया, हमने भरोसा रखा, और आज हमारे एमएलए जाकर उनके लिए वहां पर लड़ते। आज बिहार में बाढ़ की स्थिति है, आप देख लीजिए, सोशल मीडिया का जमाना है, हर इंसान के पास मोबाइल है, सबके आते हैं फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर। देखिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एमएलए क्या काम कर रहे हैं बिहार। आज हमारे पास ताकत है हराने की। हमको बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम बोला जाता है। मैं सवाल करना चाहता हूं, ये सेक्युलर पार्टियों से, गुजरात में तो हम चुनाव नहीं लड़ेगा 25 वर्षों में, ना हम एमएलए का लड़े, ना हम एमपी का लड़े, हम सिर्फ पिछली मर्तबा कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़े, वो भी सिर्फ कुछ इलाकों में जाकर लड़े। तो फिर क्यों आज गुजरात में
एक भी मुसलमान एमपी नहीं है, बताओ मुझे इस बात का जवाब। 25 बरस में हम नहीं आए थे लड़ने, मगर फिर भी तुम में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की। तुम्हारी नपुंसकता की वजह से अगर आज नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में बैठी है तो क्या इसका ठिकाना हमारे सर पर छोड़ोगे? नहीं, बहुत हो गया। 70 बरस आप बोले, हमने सुना, अब बराबरी की बात है। अब हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। इतना बोलेंगे, बोलने में तो हमारा रिकॉर्ड है, आप लोग को बोलूंगा, मीडिया वाले उसको क्विज मारेंगे, टर्न मारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर बोलेंगे ना, तुम्हारी कान से खून निकल जाएगा, ध्यान रखो, क्योंकि तुमने हमारे साथ, हमारे मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। 70 बरस हिसाब चाहिए हमको, 70 बरस का बताओ। कमेटियों का रिकॉर्ड है। मैं बोलूंगा तो बोलेंगे वारिस पठान ने बोला, किस बुनियाद पे बोला कि मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, डेवलपमेंट में पीछे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशन में बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है। मैं बताता हूं, कमेटियों की रिपोर्ट आपके पास, पब्लिक डोमेन में कमेटियों के रिपोर्ट, सक्चर कमेटी का रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट है। हर रिपोर्ट ये बोल रहा है कि हमारे देश का मुसलमान अब तो दलितों से भी पिछड़ा हुआ वर्ग बन चुका है, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड हो चुका है। किसकी वजह से? हमने तो चुनाव जिन लोगों की वजह से हमारे को आगे नहीं आने दिया कभी, क्योंकि इनका मकसद एक ही है, वोट तुम्हारा, सत्ता हमारी। अब उल्टा, अब वोट उसी को मिलेगा जो हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाले। ये एनआरसी आ गया, हर तरफ गया सबसा, किसके लिए लड़ाई लड़े? हमारे लिए, क्योंकि हमको पता है इससे क्या नुकसान है। हर जगह जाकर आपकी आवाज बन रहे, हर जगह मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की हक की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो हमारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहा है। और अगर वो हमारे लिए लड़ रहा है, अगर वो हमारे लिए लड़ रहा है, तो मेरे मोमिन भाइयों, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हमको भी उसके कांधे से कांधा मिलाकर साथ में चलना चाहिए? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हमको अगर जो इंसाफ दिला रहा है, हम भी उसके साथ कांधे से कांधा मिलाए? दया सर साहब, चलिए आप आगे बढ़िए। गुजरात की पूरी आवाम आपके साथ है, गुजरात के सिद्धपुर की आवाम आपके साथ है, ऊंचा की आवाम आपके साथ है। आप लड़िए, आवाज बुलंद करिए, हम आपका साथ देंगे। हम जिताएंगे गुजरात से उम्मीदवारों को, असेंबली में भेजेंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। कि हमारा फर्ज नहीं बनता किसी, लेकिन नहीं, हम में होता ये है भाई साहब, बात बुरी है, सच कड़वा है, मगर बोलना पड़ेगा। हम में इतिहाद नहीं, हम मुत्तहिद नहीं होते। हमारे अंदर एक बुरी बात यह है कि कोई एक आगे बढ़ा तो हम पहले उसका टांग खींचने का काम करते हैं। अरे टांग खींचना छोड़ो मेरे भाइयों, उसका हाथ थामो, कांधे से कांधा मिलाओ, आगे बढ़ो, उसको आगे बढ़ जाएगी। अब वो वक्त चला गया, अब हाथ थामो एक दूसरे का और आगे बढ़ो। और कैसा आगे बढ़ेंगे? आप बोलोगे वारिस भाई चलिए बात आपकी बिल्कुल सही है, पर किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे? अरे आगे बढ़ने के लिए तो संविधान ने आपको अधिकार दिया है। वो संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, उसी संविधान ने आपको अधिकार दिया है। वो अधिकार आपके पास आता है 5 साल में एक मर्तबा, वो अधिकार है आपका वोट डालने का अधिकार है। एक मर्तबा अगर आपने गलती कर लिया, वोट दूसरी जगह डाल दिया, याद रखो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, कि जिंदगी भर इसी तरह से बैठना पड़ता। यह अधिकार आया, आपके पास मौका आया है, वक्त आया है, 8 महीने बचे हैं आपके पास। अगर ये 8 महीना पूरे गुजरात की आवाम ने मेहनत कर ली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया, असद ओवैसी साहब का साथ दिया, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कोई असेंबली में जाने से नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह। आपके साथ और लड़ना है, ये चुनाव है। देखा गया है देश भर के अंदर कि जहां जहां जिस कौम का अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता तो वो कौम पीछे रह जाती है।
जिसकी आवाज अगर नहीं जाती आगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। हमको आगे बढ़ना है। और हम तो सिर्फ ये नहीं वारिस पठान सिर्फ मुसलमान मुसलमान क्या, नहीं, मैं तो मुसलमान क्या, तो आवाज हम उठाते हैं, उठाते रहेंगे। हम तो हमारे दलित भाई बहनों की भी आवाज बने, हम तो माइनॉरिटी की भी आवाज बने, हम तो वंचित की भी आवाज बन के चल रहे हैं। सबको साथ में लेकर हमको चलना है। आज हमारे भारत देश को मजबूत बनाना है, संविधान को मजबूत बनाना है, डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, तो हमको भी चुनाव में हिस्सा लेना होगा और हिस्सा लेकर हमारे लोगों को जिताकर हमारे असेंबली में भेजना, तब जाकर हमारा। वरना भाजपा सरकार को देखो आप, लूट मार घर में पूछ लो, पूरे हिंदुस्तान में देख लो। कल मैं कहीं पढ़ रहा था, अब की बार 350 पार। अरे मैं डर गया, मैं मेरे दोस्त को बोला अब की बार 350 पार, कहिए पेट्रोल का दाम तो नहीं बोल रहे हैं, अरे डीजल का तो नहीं बोल रहे। क्या हाल बना दिया है देश का ये लोगों ने। 100 के ऊपर पेट्रोल, 100 के ऊपर डीजल, मगर कोई बोलने वाला नहीं। ऑपोजिशन का है, ऑपोजिशन तो एकदम सन्नाटेदार बन के बैठे। कहीं ऑपोजिशन नहीं, ऑपोजिशन आएगा चुनाव के वक्त आपका वोट लेगा, हारेगा, फिर चुपचाप से बढ़ेगा। क्यों तुम में टक्कर नहीं है राहुल गांधी, क्यों तुम में ताकत नहीं है, सवाल करो ना। आज गुजरात लोग देख रहे हैं, सूरत की बात एक तरफ देखा तो पूरी तरफ बना हुआ डेवलपमेंट का काम है, एक तरफ देखा हो दलित और मुसलमानों की बस्ती है, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। तो क्यों ऐसा इत्तेफाक, क्यों ऐसा? जब संविधान ने कहा है कि हम सब एक बराबर हैं, सारे देशवासी एक है, तो फिर क्यों हमारे साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है देश के अंदर? क्योंकि हमारे पास अपोजिशन में ताकत है, और अगर ताकत जिसमें है तो वाहिद पार्टी मजलिस मुस्लिम, उसका भी एग्जाम्पल आपको बताता हूं। हमको इल्जाम लगाते हैं ना, अरे हम में ताकत है हराने की। बीजेपी और शिवसेना का 6 टर्म का एमपी, 6 टर्म का एमपी, 30 वर्ष का एमपी था शिवसेना का, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोई हरा नहीं सकता था। नहीं, इसके सामने जो खड़ा हुआ हार गया। पहली मर्तबा 2019 का वक्त आया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव आया, औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इम्तियाज जलील साहब को टिकट दिया। पूरी इंडिया में उसने 3 जगह लड़े। असद साहब लड़े हैदराबाद से, अख्तर इमाम साहब लड़े बिहार से, और इम्तियाज जलील साहब लड़े थे औरंगाबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की ताकत ये रही कि 30 साल के शिवसेना और भाजपा का जॉइंट एंट्री को हमने हराया, हमने उसको उठा के फेंका। 3 में से 2 जीते, एक हैदराबाद में, एक औरंगाबाद में, और जो अख्तर इमाम साहब थे उन्होंने भी 3.5 लाख के ऊपर हो गए। ये एवरेज है हमारा। वो कितने में लड़े और वो कितने जीते, मगर फिर भी पीटी में मुड़ गए। अरे भाई कौन सा कैलकुलेशन है तो बताओ उनको। सिद्धपुर के बच्चे को पूछोगे बेटा ये कैलकुलेशन सही है, बोलेगा वारी सत्ता गलत है। ये वोट कटवा लोगे। हम किसी को काटते फाटते वोट काटने नहीं आए, हम हमारे उम्मीदवारों को जिताने आए हैं। तो क्या गलत कर रहे? जिस तरह संविधान ने इनको अधिकार दिया चुनाव लड़ने का, उसी संविधान ने हमको अधिकार दिया चुनाव लड़ने। वही संविधान हमको बोलता है कि आप भी चुनाव लड़िए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करिए, आगे बढ़िए। तो क्यों आगे नहीं बढ़ा? और आज गुजरात की आवाम के पास एक मौका आया है। 8 से 9 महीना बाकी है, 2022 में चुनाव है यहाँ पर। और जैसा कि पिछले महीने में असद साहब आए थे गुजरात अहमदाबाद, अनाउंस किया है उन्होंने कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मर्तबा पूरी जोर और खरोश के साथ गुजरात में चुनाव लड़ेगी। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, लड़ेंगे चुनाव। हमारे गुजरात के सदर साबिर काबलीवाला, गुजरात में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारे ग्रास रूट लेवल में टीम तैयार हुई। पूरे गुजरात के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बॉडी तैयार हो चुकी है। हर जगह जवाबदार लोग बैठ गए, हमारे काम कर रहे हैं लोग, हर तरफ लोगों को जाकर मिल रहे हैं, लोगों की परेशानियां सुन रहे हैं और जो हो सकता है उसका हल निकाल रहे हैं।
सत्ता में नहीं रहकर भी काम करके दिखाना और काम को अंजाम देना, ये सबसे बड़ी बात है। ये भी याद रखना। चुनाव आएंगे जाएंगे, हार जीत का फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में, मगर कोशिश करते रहना, मेहनत करना, आगे बढ़ना, ये तो हमारे हाथ में है ना। हम कोशिश तो कर सकते हैं। जैसा अभी देखिए गुजरात के अंदर हमारे लॉयर साहब बैठे अहमदाबाद के, शमशाद साहब, कुछ दिन पहले कोई इंफॉर्मेशन आया मदरसा मस्जिद में अहमदाबाद में कुछ हुआ, पुलिस आ गई, सब आ गया, छानबीन डाला, ये कर दिया वो कर दिया, बाद में मस्जिद को नील एफआईआर करके छोड़ दिया। क्यों भाई? आज हमारे गुजरात में बॉडी है, अहमदाबाद में हमारे लोग हैं, अहमदाबाद का हमारा प्रेसिडेंट है, तो गया कंप्लेंट लेकर पुलिस कमिश्नर के पास, कमिश्नर को कहा कि आप इस पर एफआईआर दर्ज करिए, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन। ये होता है इंसाफ की बात। जब आपके अपने नुमाइंदे होते हैं मौजूद, तो आपको इधर उधर दरवाजों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखो, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। सुन, ये आपकी अपनी जमात है। आज तक हमारे पास कोई अपनी थी नहीं जमात। हम फला को वोट दे दिया, पंजा दिखा, वोट डाल दिया, उसको डाल दिया, मगर काम नहीं होता था। आज मजलिस काम कर रही है। ऐसे तो कितने इंस्टेंस मैं आपको बता सकता हूँ कि साबिर काबली वाला और उनकी टीम ने पिछले 8 महीने में जो किया है। हम तो 8 महीने में जनवरी में आए, तब से लेकर अब तक 8 महीने में कोरोना काल चला, लॉकडाउन हुआ, उसमें भी मजलिस हर तरफ आगे, हर जगह आगे। मुझे लोग फोन कर करके बोल रहे थे, वारिस भाई, जहां फोन किया हमने मजलिस के लोगों को कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पर राशन की जरूरत है, या इंजेक्शन की जरूरत है, तो हम झूठ नहीं बोलते। मजलिस के लोगों ने हमारा फोन उठाया, हमारा काम किया और हमको पहुंचाया उन्हें चीज। ये होता है मजलिस का काम। अब बोलेंगे गुजरात में क्यों आ रहे? असद साहब का एक विजन है, एक सोच है कि जो चीज मैंने हैदराबाद में की है, वो चीज मुझे पूरे देश भर में करना है। यही मंशा लेके तो गुजरात के लोग आए थे हैदराबाद। असद भाई के पास है, बोले साहब आप आइए, क्या चाहिए आपको? असद साहब को गुजरात में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही, हमारे भी बच्चों को ऐसी तालीम मिलना चाहिए जो आप तेलंगाना में ऐसे हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हो, आप मेडिकल कॉलेजेस दे रहे हो, ये हमारे बच्चों को भी चाहिए। तब असद भाई का ठीक है, यूपी में भी जा रहे हैं, बिहार में भी जा रहे हैं, कर्नाटका में भी हर तरफ गए, अब इंशाल्लाह गुजरात में। और गुजरात की आवाम तो बिल्कुल एक दो चीज तो इसी के अंदर है ही, पूरी तरह से भरी हुई है। दो चीज गुजरात की आवाम को मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे पास बनिए का दिमाग तो है ही, साथ साथ में मीरा भाई का ढेरी भी है। अपने पास तो दोनों है ना, भरपूर है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन तो है ना, बस से दोनों का कॉम्बिनेशन करो, आगे करो, किसमें हिम्मत है अपने को हरा सकते। अगर संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करना है, कायदे कानून का पालन करते हुए अपना काम करना है। आज गुजरात के अंदर जहां जहां बॉडी आपको जिसको भी काम है, आप जाइए उसके पास काम। लेकिन मेरी आप तमाम से गुजारिश यही रहेगी कि साथ उसका दो जो अपनी आवाज है, साथ उसका जो हमारे हक की लड़ाई है, साथ उसका दो जिसमें हिम्मत हो, सामने अगर 350 हो तो भी वो जाए, उनके सामने हाथ में हाथ डाल के बात करे, ऐसे वाइट शख्स का साथ। और वो शख्स आज की तारीख में अगर पूरी इंडिया में कोई अगर है तो मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आप सब देख सकते हो, क्योंकि हर जगह आजकल सोशल मीडिया है, तो वाइट ऐसा जिनने ये कहा है हमारा मानना है और वर्क इज आवर आइडेंटिटी, हमारा काम ही हमारी पहचान। और गुजरात की आवाम की जो मैं मोहब्बत देख रहा हूँ, आप लोग इतने घंटों से बैठे हैं, तो वाकई में आपके अंदर भी एक ये है कि बिल्कुल वारिस भाई सही बात कहा। 70 वर्ष अगर हमने दूसरों को मौका दिया है, तो मैं तो आपका कलमा दुआ को भाई कहूँगा। मेरा अधिकार तो है ना आप पे कि मैं भी आपको रिक्वेस्ट कर सकूं कि एक मर्तबा हमको भी मौका देकर देखो। सबको ट्राई तो कर लिया आपने, तो क्या एक मर्तबा गुजरात के मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग वारिस पठान के सर पर हाथ रख के मुझे दुआ नहीं दे सकते? क्या मुझे असद साहब
पूरी मजलिस से प्यार मुस्लिम के लिए दुआ नहीं कर सकते गुजरात के अवाम? नहीं भाई, चलिए इस मरतबा कुछ नहीं, इस मरतबा इनको साथ दें। एक बार अगर आपने ये किया, यकीन मानिए आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल समझ सकते। वरना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, चुनाव आते हैं चले जाते हैं, उसके बाद में छाती पीटते रहते हैं, हमारे ये हो गया वो हो गया, काम नहीं हो रहा है, सड़कें खराब है, डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, हमारे हक के लिए कोई बोल नहीं रहा है। तो ऐसे मौके पर मुझे गालिब का एक शेर बहुत अच्छी मैं बुजुर्ग बैठे इनको मालूम भी होगा, बार बार पछताने से रहता है। गालिब का शेर जो है अपनी जिंदगी के अंदर समझ लो उसको, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूल थी चेहरे पर आईना साफ करते हैं। हम आपस में बढ़ जाते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाते हैं, हमारे वोट तकसीम हो जाते हैं यहाँ वहाँ, सामने वाला उसका फायदा उठा लेता है, सामने वाला जीत जाता है, फिर हम बैठ के नाके के ऊपर या यहाँ वहाँ बैठ के बात करते हैं, ऐसा कैसा हो गया, अब क्या होगा। नहीं, ये मौका नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको मुत्तहिद होना, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर आपको भी कामयाबी मिलेगी, गुजरात की आवाम को भी कामयाबी। हम तो आए ही आपके बीच, मैं आपको भड़काने नहीं आया, मैं आपको समझाने आया, मैं मेरे भाइयों के बीच में आया, अपनी बात रखने आया कि हमारे साथ इतने सालों से जो हुआ इस अन्याय को क्या जिंदगी भर बर्दाश्त करते रहना है या उठना है और आवाज लगाना है और असद साहब के साथ आगे बढ़ना है। ये आपके सामने बोलने के लिए आया। जैसा दूसरी जगहों पर लोगों ने हमको मोहब्बत से नवाजा, आज का काम हो रहा है, मेरा भी आपसे ये दरखास्त है, हमको भी गुजरात में काम करो। 8 से 9 महीना बचा है, इस एरिया के अंदर आप लोगों ने देखा कि क्या सबने मेहनत की, एक के लिए कांग्रेस ने मेहनत की, आपने मेहनत की, सबने मेहनत की, वोट ले लिया उनका। अब क्या याद उनको आ रहा है, हमको सत्ता चाहिए, वोट लिया आपका, अब कहां जाके बैठ गए। यही होता है और यही आगे भी होता रहेगा अगर आप सब अब भी एक प्लेटफॉर्म पर थे, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से देखा है सेक्युलरिज्म के नाम पर आपका मेरा हम सबका वोट लेते गए, हमेशा सेक्युलरिज्म की दुहाई ली, आपका मेरा वोट लिया, हमने वोट दिया, हमने तो कांग्रेस को वोट दिया, सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट दिया, उसने हमारा वोट लिया, मगर सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में आज सारे वोट लेकर बिखर के जा रहे हैं, सीधा सीधा भाजपा की वोट दे रहे हैं। क्या हम कभी बीजेपी को वोट दे सकते हैं जिंदगी के? कभी नहीं। मैं समझता हूं कि मेरे यहाँ जो भाई बैठे बीजेपी को कभी नहीं, हमने वोट दिया कि नहीं बीजेपी, मगर हमने तो सेक्युलर समझ के जिनको वोट दिया था उन लोगों ने हमारा वोट बटोर कर चले गए, जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए, तो हमारा वोट तो बीजेपी में ही चला। तो ऐसी नौबत नहीं आए, ऐसा वक्त नहीं आए, इसलिए हमको एक होना पड़ेगा, एक होकर मजलिस का साथ देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम आगे बढ़ सकेंगे। वरना तो मोदी, योगी सब यही चलाते चले, सत्ता से कोई हमको हटा नहीं सकता। नहीं हटा सकते हैं, अगर हमने ठान लिया हम दलित भाई सब मिलकर एक हो गए तो इंशाअल्लाह बीजेपी को हराने में कोई पीछे नहीं जा सकता। में चल रही है, बीजेपी को हराना है, बिल्कुल हराना है। हमारा तो मकसद और मंशा ये है कि हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं, योगी को सीएम नहीं बनने देना है हमको, तो आओ हमारा साथ दो। मगर मगरूर और गरूर इतना है इनमें कि नहीं हम क्यों जाएंगे साथ में, बी टीम सी टीम बोलना छोड़, मगर ये भी नहीं सोचना कि अब हम कटोरा लेके तुम्हारे पास आएंगे भीख मांगने, चाहिए हमारे साथ हमारा साथ हो, नहीं। अब हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी, हक की बात होगी। एक कुर्सी पे तुम बैठेंगे, एक कुर्सी पे हम बैठेंगे, बात करो। अगर बीजेपी को हराना आओ हमारे साथ, हम में ताकत हराने की हमारा साथ तो हराएंगे बीजेपी को। यही मैं वैसे गुजरात की आवाम को देना चाहता हूं, हराना चाहते हो ना इनको, आओ हमारे साथ तो मरने से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। देखो इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव के अंदर आपके अपने
आपके अपने दोस्त, आपके अपने भाई, आपके अपनी बहनें चुन कर जाएगी अहमदाबाद में, चुन कर जाएगी सूरत में, चुन कर जाएगी ऊंचा में, हर तरफ जाएगी असेंबली के अंदर, गुजरात की असेंबली में, और आवाज बुलंद करेगी, हमारी कौम के लिए आवाज उठाएगी। साथ में आप, वरना इसी तरह मार खाते रह जाएंगे, बीजेपी की गाली पढ़ते रहेंगे। हमको तो नहीं बनना है गुजरात का, मुझे तो गुजरात से चुनाव नहीं लड़ना, ना मुझे गुजरात का लीडर बनना है, ना मुझे कोई नेता बनने का शौक है। मैं तो मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मेरे सदर की जुबान पे आया हो कि जाओ वारिस भाई अपनी बात रखो, जमात का काम दिखाओ, साबिर भाई के साथ खड़े रहो, कांधे से कांधा मिलाकर सूरत की आवाम के सामने जाओ। मैं उनका पैगाम लेके आपके बीच आया हूं, आओ हमारे साथ चुनाव में हिस्सा लेंगे, जीतेंगे, हमारे अपने ही में से लोगों को टिकट देंगे, हमारे अपने ही के लिए मेहनत करेंगे, और इन्हीं को जिता के ऐवान असेंबली में भेजेंगे, जो जाकर आपके और अपने मसलों की बात करेंगे और हमारे हक को इंसाफ करेंगे। आओ साथ, ये मौका अगर चला गया फिर बार बार नहीं आता। 5 साल बहुत लंबा अरसा होता, मगर आएंगे, लड़ेंगे, आप मोहब्बत से तो नवाजोगे, अल्लाह इज्जत देगा, जीतेंगे। अगर हारे तो भी फिर आएंगे लड़ेंगे, फिर हारे तो फिर आएंगे लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, एक दिन इंशाअल्लाह जीत कर जाएंगे गुजरात। ये दुनिया जीतने नहीं आया है, ना कोई दुनिया जीतने आया है। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ चला गया है। मैं तो आपका दिल जीतने आया हूँ। और हम गुजरात में हमारे भाइयों का, हमारे दलित भाई बहनों का, हिंदू भाई बहनों का सबका दिल जीतेंगे। क्यों वोट देगा हमको? हमारा हिंदू भाई बहन, दलित भाई बहन दिया हमको वोट। हम जब कॉर्पोरेशन में जीते तब हमारे साथ कॉर्पोरेशन चुनाव लड़े थे छोटू भाई वसावा की पार्टी थी। हमने हमारे दलित भाई बहनों को टिकट दिया, वो भी जीते हमारे यहाँ से। क्योंकि आज लोग देख रहे हैं आदमी का डेवलपमेंट का विजन, विकास का काम, एजुकेशन की लाइन में, इसलिए लोग हमारे साथ आएंगे। ऑफिस आपके बीच में मैं यकीन दिलाता चलूं कि इंशाअल्लाह ताला आगे 10, 15, 20 दिनों के अंदर साबिर भाई काबुली वाला प्लान बनाएंगे। असद ओवैसी साहब को भी हम लाएंगे आपके बीच, वो भी आएंगे। शुरुआत तो कर ही दी है हमने, बिगुल तो बजा ही दिया है चुनाव का। अभी तो एक छोटा सा तिनका आया आपके बीच, इतना रश हो गया है, इंशाल्लाह तूफान आना बाकी है। पूरा सुनामी है, पूरा सुनामी आएगा हैदराबाद से, और यहाँ पे बराबर दिखाएगा, इनको याद रखना। ताकत है हमें, हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम हक के लिए लड़ रहे हैं, जज्बात से लड़ रहे हैं। लेकिन आपके साथ के बिना सब होगा, आपको हमारा साथ देना, साथ में ये चुनाव में हिस्सा लेंगे, चुनाव में लड़ेंगे और जीतेंगे, और पूरी बॉडी तैयार है। जिसको जहां जहां जो काम है वो बोलिए। अरे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ आज आपके बीच, मैं ऊंचा में हूँ, सिद्धपुर में हूँ, मैं मेरे भाइयों बुजुर्गों को बोलता हूँ, आधी रात को भी अगर कोई मेरा बुजुर्ग, मेरा भाई, मेरा दोस्त मुझे आवाज लगाएगा, इंशाअल्लाह ताला वारिस पठान आपकी आवाज पे बैठ जाएगा आपके